इस नए और बेहद दिलचस्प डीप डाइव में हर किसी का स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का जो विषय है ना, वो उन बुनियादी सवालों पर है जो हर लीडर या हर प्रोफेशनल और मतलब हर उस इंसान को सोचने पर मजबूर कर देंगे जो दुनिया में कुछ अलग करना चाहता है। बिल्कुल सही कहा। आज हम लीडरशिप और प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन की गहराइयों में उतरने वाले हैं। जो सामग्री आज हमारे सामने है वो साइमन सिनेक की बहुत ही मशहूर किताब है स्टार्ट विद व्हाई। उसके कुछ बहुत ही प्रभावशाली हिस्सों से हमने ये चर्चा तैयार की है। हाँ, और ये किताब सच में बहुत इम्पैक्टफुल है ना? और इस पूरी चर्चा का जो मिशन है वो ये समझना है कि आखिर क्यों कुछ लीडर्स या कंपनियां ऐसी छाप छोड़ जाती हैं जो पीढ़ियों तक याद रखी जाती हैं, जबकि बाकी बस भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। ये सच में एक ऐसा विषय है जो हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से पलट सकता है। मतलब हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि सफलता के पीछे बेतहाशा पैसा या बेहतरीन संसाधन है। हाँ, या सिर्फ सही समय पर सही जगह होना। एग्जैक्टली। लेकिन सिनेक का जो काम हम आज एनालाइज कर रहे हैं वो दिखाता है कि ये धारणा कितनी अधूरी है। ये किसी जादू या किस्मत का खेल नहीं है। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने काम की शुरुआत कहाँ से करते हैं। क्या हम सिर्फ ये जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, या हमें ये भी पूरी स्पष्टता से पता है कि हम उसे क्यों कर रहे हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? ये बात सच में बहुत गहरी है, और इसी से मुझे उन धारणाओं या कहें कि अजम्पशंस की याद आती हैं जो हमारे दिमाग में पहले से बैठी होती हैं। मेरे पास नोट्स में एक बहुत ही कमाल का छोटा सा क्विज है। हाँ, वो क्विज बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। जरा इस व्यक्ति की कल्पना करने की कोशिश करते हैं। एक 43 साल का युवा नेता जो रोमन कैथोलिक धर्म को मानता है। उसने एक ऐसे देश की कमान संभाली जो हाल ही में एक बड़े युद्ध में बुरी तरह हार चुका था। जब वो सत्ता में आया तो उसके साथ उसका पूर्ववर्ती खड़ा था जो एक बहुत मशहूर जनरल रह चुका था। पदभार ग्रहण करने के बाद इस युवा नेता ने अपने सम्मान में एक विशाल परेड देखी और रात के 3 बजे तक जश्न मनाया। बिल्कुल। अब पहली बार में ये सुनकर ज्यादातर लोगों के दिमाग में जॉन एफ कैनेडी का नाम ही आएगा, है ना? यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हम बहुत जल्दी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि जो जानकारी अभी साझा की गई वो 30 जनवरी 1933 के दिन की भी हो सकती है। हाँ, और वो एक बहुत अलग ऐतिहासिक तारीख है। बिल्कुल। और अगर हम उस तारीख को देखें तो ये वर्णन जॉन एफ कैनेडी का नहीं बल्कि एडोल्फ हिटलर का है। ये उदाहरण स्रोत में इतनी खूबसूरती से रखा गया है क्योंकि ये साबित करता है कि कैसे हमारी गलत धारणाएं या अधूरी जानकारी हमारे फैसलों को पूरी तरह से भटका सकती हैं। हम मान लेते हैं कि हमें पूरी कहानी पता है और हम उसी के आधार पर आगे बढ़ते हैं। जैसे सदियों पहले लोग मानते थे कि धरती चपटी है, और इस एक गलत धारणा की वजह से लोगों ने लंबी समुद्री यात्राएं करनी बंद कर दी थी। और जब वो धारणा टूटी तब जाकर दुनिया में नए रास्ते खुले। धारणाओं से कैसे काम के तरीके बदल जाते हैं, इसका एक और बहुत ही सटीक और व्यवहारिक उदाहरण कार के दरवाजों का है। हाँ, वो ऑटो प्लांट्स वाला किस्सा। नोट्स में ये किस्सा है जब अमेरिकी ऑटो कंपनियों के कुछ वरिष्ठ अधिकारी जापान की एक कार असेंबली लाइन देखने गए थे। अमेरिका में उस समय काम करने का तरीका ये था कि जब कार का दरवाजा फिट किया जाता था तो एक लाइन वर्कर रबर के हथौड़े यानी मैलेट से दरवाजे के किनारों को ठोकता था ताकि वो बिल्कुल सही बैठ जाए। एग्जैक्टली। मतलब पहले दरवाजा लगाओ, फिर समस्या आने पर उसे हथौड़े से पीट पीट कर ठीक करो। और जब वो जापान गए तो जापानी कारखाने में ऐसा कोई हथौड़ा था ही नहीं। हाँ, उन्होंने पूछा भी। बिल्कुल। जब अमेरिकी अधिकारियों ने हैरानी से पूछा कि वे दरवाजे को सही से फिट करने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल कब करते हैं, तो जापानी गाइड का जवाब बहुत ही शानदार था। क्या कहा था उसने? उसने कहा कि हम उसे डिजाइन ही ऐसा करते हैं कि वो शुरुआत से ही बिल्कुल सही फिट हो। वाह! और ये सिर्फ कार बनाने का तरीका नहीं है, ये एक बहुत गहरा रूपक है। महान लीडर्स और आम लीडर्स के बीच का सबसे बड़ा अंतर यही है। जो आम लीडर्स होते हैं वे नतीजे को बदलने के लिए बाद में हथौड़े मारते हैं। मतलब जब कुछ गलत होता है तो वे छोटी छोटी रणनीतियों से या पैचवर्क से सुधार करने की कोशिश करते हैं। यानी वो बस लक्षणों का इलाज करते हैं, बीमारी का नहीं। सही कहा। लेकिन जो महान लीडर्स होते हैं वे शुरुआत ही एकदम सही मकसद के साथ करते हैं। वे ऐसा ढांचा बनाते हैं कि नतीजे अपने आप सही आएं। वे सिर्फ क्या और कैसे पर काम नहीं करते, वे डिजाइन के स्तर पर यानी क्यों से शुरुआत करते हैं। हथौड़ा मारने की नौबत ही नहीं आने देते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम इस विचार को थोड़ा और गहराई में ले जाएं
तो मानव व्यवहार यानी ह्यूमन बिहेवियर को बदलने के तरीके क्या हैं? सिनिक के अनुसार लोगों को प्रभावित करने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। या तो आप उन्हें मैनिपुलेट करें, उनमें हेरफेर करें, या फिर आप उन्हें प्रेरित करें, इंस्पायर करें। हाँ, अब मैनिपुलेशन शब्द सुनकर थोड़ा अजीब या नकारात्मक लग सकता है, लेकिन व्यापार और राजनीति की दुनिया में तो ये रोजमर्रा की बात है। ये सच है। मैनिपुलेशन हमेशा कोई बुरी या गैर कानूनी चीज नहीं होती। ये बस एक रणनीति है जो काम करती है। लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। एग्जैक्टली। इसके कई आम तरीके हैं। सबसे पहला और सबसे जाना माना तरीका है कीमत गिराना। वॉलमार्ट जैसी कंपनियों ने इसमें महारत हासिल की है। लेकिन कीमत के खेल का एक बहुत भारी नुकसान भी है। कैसे? 1990 के दशक के बाद जब टोयोटा और होंडा जैसी जापानी कंपनियों ने अमेरिकी बाजार में तेजी से कदम रखा, तो अपना बाजार बचाने के लिए जनरल मोटर्स ने भारी कैशबैक इंसेंटिव देना शुरू कर दिया। उन्होंने ग्राहकों को $500 से लेके $7,000 तक वापस देने का ऑफर दिया। थोड़ा रुकते हैं। $7,000 का कैशबैक, ये तो बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। बिक्री तो यकीनन बढ़ी होगी, लेकिन मुनाफा कैसे हुआ? मतलब बोर्ड ने इस फैसले को मंजूरी कैसे दे दी? बिक्री तो बहुत तेजी से बढ़ी, लेकिन मुनाफे का ही तो सबसे बड़ा संकट था। बोर्ड ने इसे शायद इसलिए मंजूरी दी क्योंकि उन्हें शॉर्ट टर्म नंबर्स दिखाने थे। मार्केट शेयर बचाना था। बिल्कुल, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका असर विनाशकारी था। कैशबैक देने से उनका प्रॉफिट मार्जिन पूरी तरह खत्म हो गया। 2007 आते आते हालात ये हो गए थे कि जनरल मोटर्स को बिकने वाली हर गाड़ी पर औसतन $729 का नुकसान हो रहा था। हर गाड़ी पर नुकसान। और मजे की बात यह है कि जब उन्होंने कैशबैक देना बंद किया तो बिक्री फिर से औंधे मुंह गिर गए। हाँ, क्योंकि ग्राहकों को उस छूट की, उस मैनिपुलेशन की लत लग गई थी। उन्हें जनरल मोटर्स की कारों से प्यार नहीं था, उन्हें उस डील से प्यार था। सही बात है। इसी तरह डर भी तो एक बहुत बड़ा मैनिपुलेशन टूल है। कॉर्पोरेट दुनिया में एक बहुत पुरानी कहावत है, नोबडी गेट्स फायर्ड फॉर बाइंग IBM। मतलब IBM को हायर करने पर कोई फायर नहीं होता। ये डर के व्यापार का सबसे क्लासिक उदाहरण है। ये कहावत इस बात पर खेलती है कि कोई भी कर्मचारी अपनी नौकरी खतरे में नहीं डालना चाहता। वो किसी नई या छोटी कंपनी को काम देने का जोखिम नहीं उठाएगा, क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ तो उस पर सवाल उठेंगे। लेकिन अगर वो IBM जैसी स्थापित कंपनी को चुनता है तो नाकामी का दोष कंपनी पर जाएगा, उस कर्मचारी पर नहीं। हाँ। या फिर 1980 के दशक के वो टीवी विज्ञापन याद कीजिए, जहां एक फ्राइंग पैन में अंडा फोड़कर कहा जाता था, ये आपका दिमाग है और ये ड्रग्स लेने के बाद आपका दिमाग है। डर इंसान के दिमाग में बहुत तेजी से असर करता है। और डर के बिल्कुल उल्टे छोर पर होती हैं आकांक्षाएं और सहकर्मियों का दबाव, जिसे पीयर प्रेशर कहते हैं। नए साल के आते ही जिम की मेंबरशिप अचानक 12% तक बढ़ जाती है। हाँ, वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन। बिल्कुल, ये आकांक्षा ही तो है, फिट दिखने की, नया इंसान बनने की। लेकिन हम सब जानते हैं कि कुछ ही हफ्तों में वो अनुशासन कैसे टूट जाता है। या फिर विज्ञापनों में जो पीयर प्रेशर होता है, जैसे 5 में से 4 डेंटिस्ट यही टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं। ये सब सुन के लोग बिना सोचे समझे बस भीड़ के पीछे चलने लगते हैं। एक और मैनिपुलेशन जो आज के टेक ड्रिवन समय में बहुत ज्यादा हावी है, वो है नॉवेल्टी। इसे अक्सर कंपनियां इनोवेशन या नयापन का लेबल लगाकर बेचती हैं। फोन ने 5 करोड़ यूनिट्स बेच डाली, लेकिन ये असली इनोवेशन नहीं था। हाँ, क्योंकि कुछ ही सालों में मोटोरोला मार्केट में बहुत बुरी तरह पिछड़ गया था और उनके CEO को बाहर का रास्ता देखना पड़ा था। क्योंकि वो सिर्फ एक नई चमकती हुई चीज थी, एक नोवेलिटी। असली इनोवेशन दुनिया के काम करने का तरीका बदल देता है, जैसे लाइट बल्ब, फैक्स मशीन या इंटरनेट। लेकिन सिर्फ एक पतला डिजाइन दे देना इनोवेशन नहीं है। सही कहा। ऐसे ही अगर हम टूथपेस्ट के बाजार को देखें तो इतने सारे विकल्प, व्हाइटनिंग, टार्टर कंट्रोल, फ्रेश ब्रेथ, ये सब ग्राहकों को भ्रमित करते हैं। इन सभी रणनीतियों, चाहे वो कीमत हो, डर हो या नोवेलिटी हो, इनका सबसे बड़ा सच ये है कि इनसे सिर्फ एक लेन देन होता है, एक ट्रांजैक्शन। इनसे कभी वफादारी पैदा नहीं होती। ये लेन देन वाली बात बहुत अहम है। mygoldenvelope.com का किस्सा इसी बात पर मोहर लगाता है। इसके संस्थापकों ने सोचा कि वे सोने की खरीद फरोख्त की दुनिया में टिफनी जैसी बेहतरीन ग्राहक सेवा देंगे। उन्होंने अनुभव को शानदार बनाने में बहुत पैसा खर्च किया। लेकिन नतीजा क्या रहा? जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि जो लोग अपना पुराना सोना बेचने आ रहे हैं वो सिर्फ एक बार का व्यापार कर रहे हैं। जब रिश्ता सिर्फ एक लेन देन का हो तो वफादारी बनाने पर पैसा खर्च करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। मैनिपुलेशन से आप कुछ तिमाहियों के नतीजे तो सुधार सकते हैं,
लेकिन लंबे अवधि की सफलता इससे नहीं मिलती। और लंबी अवधि की सफलता और गहरी वफादारी तब मिलती है जब लोग प्रेरित होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं। और असली प्रेरणा क्या होती है, इसे समझने के लिए हमें इतिहास के कुछ सबसे शानदार उदाहरणों की तरफ देखना चाहिए। तो चलिए सैमुअल पियरपॉन्ट लैंगली की कहानी पर चलते हैं। 1900 के दशक की शुरुआत की बात है। हवाई जहाज बनाने की होड़ मची थी। बिल्कुल। लैंगली के पास वो सब कुछ था जो किसी भी सफलता के लिए जरूरी माना जाता है। उनके पास युद्ध विभाग से $50,000 का भारी भरकम फंड था, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी। और सिर्फ पैसा ही नहीं, उनकी टीम में उस समय के सबसे बेहतरीन और पढ़े लिखे दिमाग थे। हार्वर्ड के बड़े बड़े लोग उनके साथ काम कर रहे थे। खुद एंड्रयू कार्नेगी जैसे शक्तिशाली लोग उनके दोस्त थे। पूरा मीडिया हर वक्त उनके पीछे रहता था। हाँ, कागज पर देखा जाए तो उनकी सफलता पूरी तरह से तय थी। एकदम तय। लेकिन नतीजा क्या हुआ? वो बुरी तरह फेल हो गए। उनके प्रयोग काम नहीं आए। और वहीं दूसरी तरफ राइट ब्रदर्स थे। अगर उनके संसाधनों को देखा जाए तो उनके पास ना तो कोई सरकारी फंड था, ना ही ऊंचे दर्जे की कोई डिग्री और ना ही कोई रसूखदार दोस्त। फिर भी 17 दिसंबर 1903 को इतिहास रच दिया गया। एक ऐसी टीम ने इंसान को उड़ना सिखा दिया जिसके पास कुछ नहीं था। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि राइट ब्रदर्स की सफलता का रहस्य उनका क्यों था, उनका वाय। वे सिर्फ एक उड़ने वाली मशीन बनाकर अमीर या मशहूर नहीं होना चाहते थे, वे दुनिया को बदलना चाहते थे। उनका मानना था कि अगर इंसान उड़ने लगा तो दुनिया का नजरिया बदल जाएगा। और जब कोई टीम दुनिया बदलने के विजन के साथ काम करती है तो लोग सिर्फ सैलरी के लिए काम नहीं करते, वे अपना खून पसीना एक कर देते हैं। उनके पास एक मकसद था, एक कॉज था। यही वो जादुई चीज है जिसे मकसद कहते हैं। यही मकसद डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के पास भी था। 28 अगस्त 1963 को 2,50,000 लोग अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में इकट्ठा हुए थे। वो भी बिना किसी डिजिटल इनविटेशन के। वही तो, जरा सोचिए, उस समय कोई इंटरनेट नहीं था, कोई ईमेल नहीं था, कोई सोशल मीडिया या मोबाइल फोन नहीं था, और आयोजकों ने 2.5 लाख निमंत्रण पत्र भी नहीं भेजे थे। फिर इतने सारे लोग अलग अलग जगहों से एक सही दिन सही समय पर कैसे पहुंच गए? क्योंकि डॉक्टर किंग ने लोगों को ये नहीं बताया कि अमेरिका में क्या क्या गलत है या क्या क्या बदलना है। उन्होंने लोगों को अपने सपनों से जोड़ा। उनका भाषण आई हैव अ ड्रीम इतिहास में दर्ज है, आई हैव अ प्लान नहीं। एग्जैक्टली, प्लान नहीं, ड्रीम। उन्होंने लोगों को एक ऐसे बड़े विजन से जोड़ा जो सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के भले के लिए था। जो लोग वहां पहुंचे थे वे डॉक्टर किंग के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए, अपने उस विश्वास के लिए पहुंचे थे जो डॉक्टर किंग की बातों से मेल खाता था। बहुत ही गहरी बात है ये। और अगर हम कॉर्पोरेट दुनिया में इस प्रेरणा को खोजें तो एप्पल की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। हाँ? 1970 के दशक में जब स्टीव वॉज़नियाक और स्टीव जॉब्स ने एप्पल की शुरुआत की तो उस समय कंप्यूटर को सिर्फ बिजनेस और बड़ी कंपनियों के लिए एक जटिल मशीन माना जाता था। आम इंसान का उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन वोज़नियाक का विजन कुछ और ही था। वो पर्सनल कंप्यूटर को एक आम आदमी का हथियार बनाना चाहते थे ताकि एक अकेला इंसान भी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों का सामना कर सके। ये सिर्फ एक मशीन बनाने की बात नहीं थी, ये ताकत को आम लोगों के हाथों में सौंपने की क्रांति थी। और स्टीव जॉब्स ने उस विजन को, उस मकसद को एक ऐसा रूप दिया कि पूरी दुनिया उसे समझ सके। उन्होंने सिर्फ 1 साल में $10 लाख का बिजनेस किया और 6 साल के भीतर एप्पल $1 अरब की कंपनी बन गई। राइट ब्रदर्स, डॉक्टर किंग और एप्पल, इन सब में एक ही बात समान है। बिल्कुल। उनका सोचने, काम करने और संवाद करने का तरीका दुनिया से बिल्कुल उल्टा है। हाँ, एकदम अलग। तो अब यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है। अगर मैनिपुलेशन एक जाल है और प्रेरणा ही असली मंजिल है, तो क्या इस प्रेरणा को हासिल करने का कोई फॉर्मूला है? क्योंकि एप्पल या राइट ब्रदर्स सिर्फ किस्मत वाले तो नहीं थे। नहीं, किस्मत नहीं थी। इसी सवाल का जवाब है इस चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा, द गोल्डन सर्कल। एकदम सही। सिनेक बताते हैं कि ये विचार गोल्डन रेशियो से मेल खाता है। गोल्डन रेशियो गणित का एक ऐसा अनुपात है जो प्रकृति की हर चीज में एक संतुलन और सुंदरता लाता है, चाहे वो पेड़ के पत्ते हों या इंसान का चेहरा। उसी तरह गोल्डन सर्कल हमारे मानव व्यवहार और संगठनों के काम करने के तरीके में एक व्यवस्था लाता है। इसके 3 हिस्से होते हैं, 3 सर्कल जो एक के अंदर एक हैं। सबसे बाहर का सर्कल है व्हाट, यानी क्या। आप क्या करते हैं। हर छोटी बड़ी कंपनी या इंसान को अपना व्हाट पता होता है कि वो क्या बेच रहे हैं या उनका जॉब क्या है।
उसके अंदर का सर्कल है हाउ, यानी कैसे। हाँ, कुछ लोगों को अपना हाउ पता होता है कि वो अपना काम दूसरों से अलग या बेहतर कैसे करते हैं, उनकी यूएसपी क्या है। और सबसे अंदर, बिल्कुल बीचों बीच, जो सबसे जरूरी सर्कल है वो है वाई, यानी क्यों। बहुत ही कम लोगों या कंपनियों को अपना वाई स्पष्ट रूप से पता होता है। कारण क्या है? यहाँ मुझे नोट्स में दी गई एक बायोलॉजिकल वजह याद आ रही है, जो इस पूरी थ्योरी को एक अलग ही स्तर पर ले जाती है। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल बात नहीं है, इसके पीछे हमारे दिमाग की बनावट है। हाँ, वो दिमाग के हिस्सों वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। हमारा जो नया दिमाग है, जिसे नियोकॉर्टेक्स कहते हैं, वो तर्क, भाषा और तथ्यों को समझता है। ये गोल्डन सर्कल के सबसे बाहरी हिस्से व्हाट से मेल खाता है। ये एक बहुत ही शानदार बिंदु है। और जो हमारे दिमाग का अंदरूनी हिस्सा है, जिसे लिम्बिक ब्रेन कहते हैं, वो हमारी भावनाओं, हमारे भरोसे और हमारी वफादारी को कंट्रोल करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान के सारे फैसले इसी लिम्बिक ब्रेन से होते हैं, लेकिन इसके पास भाषा की क्षमता नहीं होती। ये हाउ और वाई से मेल खाता है। अच्छा, इसीलिए। हाँ, इसीलिए जब कोई हमसे सिर्फ तथ्यों और फीचर्स पर बात करता है तो हमें बात समझ तो आ जाती है, लेकिन वो हमें फैसला लेने के लिए प्रेरित नहीं कर पाती। वाओ, मतलब जब हम कहते हैं कि मुझे इस चीज को लेकर एक गट फीलिंग आ रही है, तो असल में वो हमारा लिम्बिक ब्रेन फैसला ले रहा होता है। एग्जैक्टली, गट फीलिंग लिम्बिक ब्रेन का ही काम है। तो आम कंपनियां बाहर से अंदर की तरफ, यानी व्हाट से वाई की तरफ संवाद करती हैं। वे सबसे साफ चीज से शुरू करके धुंधली चीज की तरफ जाती हैं। यही कारण है कि अगर एप्पल भी आम कंपनियों की तरह संवाद करती तो उनका संदेश नियोकॉर्टेक्स को टारगेट करता। वो कहते हम बहुत शानदार कंप्यूटर बनाते हैं। ये उनका व्हाट होता। हाँ, फिर वो कहते उनका डिजाइन बहुत सुंदर है और इस्तेमाल करने में बेहद आसान है। ये उनका हाउ हो गया। और अंत में कहते क्या आप ये खरीदना चाहेंगे। ये संदेश बहुत तार्किक है, लेकिन इसमें कोई प्रेरणा नहीं है। लेकिन जो कंपनियां प्रेरित करती हैं, वो अंदर से बाहर, यानी इनसाइड आउट बात करती हैं, वाई से व्हाट की तरफ। वे सीधे लोगों के लिम्बिक ब्रेन से जुड़ती हैं। एप्पल का संदेश कुछ ऐसा होता है कि हम जो भी करते हैं, हम यथास्थिति यानी भीड़ की सोच को चुनौती देने में विश्वास रखते हैं, जो कि उनका वाई है। बिल्कुल। हम अलग सोचने में विश्वास रखते हैं। हम इस सोच को कैसे लागू करते हैं? अपने उत्पादों को सुंदर और इस्तेमाल में आसान बनाकर, और इत्तेफाक से हम बहुत शानदार कंप्यूटर बनाते हैं। क्या ये खरीदना चाहेंगे? संदेश की जानकारी वही है, लेकिन दिशा बदल गई है। दिशा बदलती इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं बचता। एप्पल का क्यों इतना मजबूत है कि उनके बनाए गए उत्पाद सिर्फ उनके विश्वास का एक सबूत बन जाते हैं। जब कोई व्यक्ति एप्पल का प्रोडक्ट खरीदता है तो वो सिर्फ एक गैजेट नहीं खरीद रहा होता, वो दुनिया को ये बता रहा होता है कि वो खुद किस चीज में विश्वास रखता है। तो यहाँ से इस पूरे डीप डाइव का सबसे अहम और याद रखने लायक सबक निकल कर आता है, लोग इसलिए नहीं खरीदते कि आप क्या करते हैं, बल्कि इसलिए खरीदते हैं कि आप उसे क्यों करते हैं। एग्जैक्टली। इसी वजह से लोग एप्पल से कंप्यूटर ही नहीं बल्कि MP3 प्लेयर, मोबाइल फोन और घड़ी भी खुशी खुशी खरीद लेते हैं। इसे साबित करने के लिए MP3 प्लेयर का वो उदाहरण बहुत ही सटीक है। क्रिएटिव टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी ने एप्पल के आईपॉड से 22 महीने पहले एक पोर्टेबल डिजिटल म्यूजिक प्लेयर बनाया था। वो इस तकनीक में एप्पल से कहीं ज्यादा योग्य थे। लेकिन उन्होंने अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचा? उन्होंने कहा ये एक 5 GB का MP3 प्लेयर है। ये उनका व्हाट था। और दूसरी तरफ एप्पल ने आईपॉड को कैसे बेचा? उन्होंने कहा आपकी जेब में 1000 गाने। बिल्कुल। एप्पल ने हमें बताया कि हमें इसकी जरूरत क्यों है। और नतीजा हम सब जानते हैं। हमने पहले एप्पल का क्यों खरीदा, उसके बाद हमने ध्यान दिया कि उसमें 5 GB है या 10 GB। और जो कंपनियां अपने वाई को स्थापित नहीं कर पाती, वो अपने व्हाट के दायरे में ही कैद होकर रह जाती हैं। गेटवे कंपनी ने 2003 में फ्लैट स्क्रीन टीवी बनाने शुरू किए। डेल ने 2002 में PDA और 2003 में MP3 प्लेयर लॉन्च किए। दोनों बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने में सक्षम थीं। हाँ, लेकिन वो बुरी तरह फेल हो गई, क्योंकि लोग उन्हें सिर्फ कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी मानते थे। लोगों का लिम्बिक ब्रेन डेल से MP3 प्लेयर खरीदने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। सही बात है। लेकिन एप्पल का वाई अलग सोचने का है। इसलिए डेल या मोटरोला के नए फोन के लिए कोई लाइन नहीं लगाता, लेकिन आईफोन के लिए लोग 6-6 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं। तो इस पूरी गहरी चर्चा का सारांश क्या है? मतलब अगर कोई व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने करियर में या किसी नए प्रोजेक्ट में इसका इस्तेमाल करना चाहे, तो उसे क्या करना चाहिए? इसका जवाब बहुत साफ है। अगर कोई भी इंसान एक कंपनी चला रहा है,
अपनी टीम को लीड कर रहा है या कोई नया काम शुरू कर रहा है, तो उसे सिर्फ अपने व्हाट और हाउ पर ही सारी ऊर्जा खर्च नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले लोगों को अपना वाय स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। जब मकसद साझा किया जाता है तो लोग डर, कीमत या लालच जैसी मैनिपुलेशन की वजह से नहीं जुड़ते। हाँ। वे एक गहरी प्रेरणा के साथ जुड़ते हैं, और यही प्रेरणा सच्ची वफादारी और लंबे समय की सफलता की नींव रखती है। ये नजरिया सच में काम करने और सोचने का तरीका बदल सकता है। और आज के इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार है जिस पर सभी सुनने वालों को जरूर गौर करना चाहिए। जरा सोचने वाली बात है कि क्या हम इस स्टार्ट विथ वाई के नियम को अपनी निजी जिंदगी और अपनी दोस्ती पर लागू कर सकते हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या हमारे आसपास के लोग हमारे व्हाट यानी हमारा स्टेटस, हमारा बैंक बैलेंस या हमारे जॉब टाइटल की वजह से हमसे जुड़े हैं, या वे हमारे वाई यानी हमारा असली मकसद, हमारी सोच और हमारी असल पहचान को समझते और पसंद करते हैं? एकदम सही बात। जब रिश्ते व्हाट पर टिके होते हैं तो वो सिर्फ एक लेन देन बनकर रह जाते हैं, लेकिन जब वे वाई पर टिके होते हैं तभी गहरी और सच्ची दोस्ती बनती है। बिल्कुल। अगली बार जब भी कोई नए दोस्त बनाए या किसी नए रिश्ते की शुरुआत करे तो इस बात पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। आज के इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि यह चर्चा सभी सुनने वालों के लिए एक नया और सोचने लायक नजरिया पेश करेगी।